Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Chaliye. What we are going to discuss today is all about language English. See guys, जिस किसी भी एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती है ना, we always have a fear of that, whether the people are of Hindi medium or English medium, but they have a kind of phobia of what? Of language English. इंग्लिश में क्या होगा? And even I must say like जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आता है, हम उस एग्जाम में क्या करते हैं? इंग्लिश को अटेम्प्ट ही सबसे लास्ट में करते हैं। वाई? बिकॉज द सेम रीज़न वी हैव फोबिया। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है फ्रेंड्स इस चीज़ का कि हम लोग इंग्लिश को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे या नहीं। क्यों नहीं होता है? हैव यू एवर गेस दैट व्हाई वी आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लिश? सी, whenever we are talking about English, then there is a question arises in our mind, that is that which part of language is the most important? फिर लैंग्वेज जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। कोई भी लैंग्वेज की बात करो, पहला जो उसका भाग है वो कौन सा है? दैट इज ग्रामर। एंड सेकंड पोर्शन दैट वी कैन टॉक अबाउट इट इज कॉल्ड वोकैबुलरी। ठीक है? एनी लैंग्वेज, वेदर इट्स हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अरबिक, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज यू टॉक अबाउट, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब दो ही पार्ट से मिलके बनता है, ग्रामर से और वोकैबुलरी। अब मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैं किस पर फोकस करूँ? क्या मेरे लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट होगा? इफ़ आई लर्न ग्रामर तो विल आई बी एबल टू हैंडल इंग्लिश इन एनी एग्जाम? और आई मस्ट से लाइक वेदर वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं तो क्या हम इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इजीली हैंडल कर पाएंगे? ठीक है? या इन अदर वर्ड्स वी मस्ट से दैट विच पार्ट ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी लर्न फर्स्ट? कौन सा हिस्सा पहले सीखा जाना चाहिए? देखो इसका जवाब जो है ना बहुत आसान है। यू जस्ट स्टेप इनटू योर पास्ट, थिंक अबाउट योर पास्ट। पास्ट में जाओ, कहाँ जाओ? चाइल्डहुड में जाओ। एक एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले लैंग्वेज में क्या सीखता है? सबसे पहले क्या उसको तुम लोग ग्रामर सिखाते हो? टेक एन एग्जांपल, वी हैव किड्स एट आवर होम। हम उनको सबसे पहले क्या टीच कर रहे हैं? हम उनको क्या सबसे पहले नाउन पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं? डू वी आर वी गोइंग टू टीच देम टेंसेस और एनी स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्रामर? नो, बट स्टिल ही कैन स्पीक। वो बोल पा रहा है, वो समझ पा रहा है। ठीक है? क्यों? बिकॉज उसको सबसे पहले आप क्या अंडरस्टैंड करवाते हो? वर्ड्स। बच्चे के पास में क्या है? शब्दकोश है, उसका डिक्शनरी बनने लग जाता है। और वंस ही हैज स्टार्टेड बिल्डिंग हिज ओन डिक्शनरी तो वो इजीली किसको हैंडल कर पाएगा? ग्रामर को। ठीक है ना? चलो देखो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अ वेरी सिंपल एग्जांपल वी कैन टेक अबाउट गिविंग इन अ हिंदी सेंटेंस, वह कपड़े धो रही है। इफ आई आस्क यू टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, आपको ये सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश। व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस? ऑब्वियसली आप इसको तुरंत बना लोगे, वो क्या हो जाएगा? शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। राइट? ऐसा आप क्यों कर पाए हो? आपने अगर ये सेंटेंस बनाया है तो शी आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं तो सब्जेक्ट आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब इज देयर, देन यू हैव प्लेस्ड मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इफ एज फार एज कंसर्न योर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस तो वो भी क्या है आपका? करेक्ट है। अगर तुमने यहाँ पर इज लगाया, आईएनजी लगाया, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस दिस सेंटेंस हैज नो एरर। राइट? दैट सिंपली मीन्स दैट यू हैव सम नॉलेज ऑफ ग्रामर। नाउ बट इफ आई चेंज द सेंटेंस, देखो अगर हम सेंटेंस को चेंज कर दें, वह कपड़े खंगाल रही है। नाउ योर वर्ड इज वर्ड खंगालना, और आई मस्ट से पानी में से निकालना। व्हाट इज द क्वेश्चन? अब आप क्या सोच रहे हो? आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसमें टेंस कौन सा लगना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। व्हाट योर माइंड इज आस्किंग योर सेल्फ कि भाई इसको क्या हम अंग्रेजी में बोलते हैं? खंगालने को। पानी में से निकालने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो योर प्रॉब्लम हियर व्हाट वी कैन सी इज वर्ड। और जैसे ही आपको बता दिया जाए कि अगर हम बात करते हैं पानी में से निकालने का, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिंस कहा जाता है। यू कैन इजीली फ्रेम अ सेंटेंस, शी इज रिंसिंग क्लोथ्स। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इस सेंटेंस को बना पाए? बिकॉज यू न्यू द वर्ड, क्योंकि आप इस शब्द को जान गए। अच्छा, टेक वन मोर एग्जांपल। इफ आई चेंज द सेंटेंस अगेन लाइक, वह कपड़े निचोड़ रही है। अ बेसिक सेंटेंस, यू मे नो द मीनिंग ऑफ निचोड़ना। ठीक है? लेकिन अगर आप मीनिंग नहीं जानते हो तो आपका दिमाग जो है वो किस पर फोकस कर रहा है? भाई व्हाट इज द वर्ड ऑफ निचोड़ना? अगेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट टेंस, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट? थिंकिंग अबाउट निचोड़ना।
कि निचोड़ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। और जैसे ही हमें पता दिया जाए या पता लग जाए, द वर्ड फॉर निचोड़ना इज रिंग, यू कैन इजीली फ्रेम अ सेंटेंस व्हाट शी इज रिंगिंग क्लाउड्स। टू सी द पर्पस ऑफ गिविंग दिस एग्जांपल इज नथिंग बट आप लोगों को ये पता चलना चाहिए सॉरी, कि ग्रामर जो है इट इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, देन वोकैबुलरी इज व्हाट, इट्स द ब्लड ऑफ लैंग्वेज। सोल के बिना लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अब ऑब्वियसली हमारा बॉडी में से सोल निकाल दो मर जाएंगे, वैसे ही ग्रामर को हटा दो लैंग्वेज मर जाएगा। मगर सोल के साथ व्हाट वी नीड इज, जो हमारे अंदर लगातार बहता रहता है, दैट इज व्हाट अ ब्लड। और वही चीज़ क्या है, वोकैबुलरी है। फाइन गाइस, तो वोकैबुलरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ग्रामर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ग्रामर हम स्कूल टाइमिंग के अंदर जो हमारा इंग्लिश पढ़ते हैं दैट इज एंटायरली फोकस्ड अपॉन व्हाट, ग्रामर। हम लोगों को स्कूल के अंदर फोकस नहीं किया जाता है वोकैबुलरी पर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो व्हाट दे डू, ग्रामर के अंदर वो लोग क्या पूछते हैं तुम लोग से, पहला चीज़ ग्रामर में वो लोग दे विल आस्क यू अबाउट द एक्यूरेसी, जो स्कूल्स में हम लोगों को नहीं सिखाई जाती है। इवन इन हिंदी यू मस्ट से दैट, हिंदी हम बोल रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग इट एवरी डे, बट स्टिल देर आर सो मैनी एरर्स वी आर हैविंग इन हिंदी while speaking. इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू आर फेसिंग हिंदी, आपको बहुत सारा एरर्स वहाँ पर सॉल्व करने को मिलता है जो रूटीन के सेंटेंसेस है। In the same thing, we are speaking English in everyday life, but there are so many grammatical errors we are facing, and those errors are being asked by the competitive examiner. क्यों पूछ रहा है वो? क्योंकि वो लैंग्वेज तुम्हारा इशू जो है वहाँ लैंग्वेज का, स्कूल के अंदर जो लैंग्वेज का इशू था वो क्या था तुम्हारा, द मोटो वॉज जस्ट कम्युनिकेशन और टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी मास्टर पीसेस जो था वो तुमको अंडरस्टैंड करवाना था। बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हमारा यहाँ पर जो मोटो है, वो मोटिव जो है एग्जाम का वो चेंज हो जाता है, वो एक्यूरेसी पर लेके आ जाते हैं। एंड एक्यूरेसी मीन्स जहाँ जो ग्रामेटिकल लगना है, अगर नाउन लगना है नाउन ही लगेगा, अगर कहीं पर एडजेक्टिव यूज करना है तो एडजेक्टिव ही लगेगा। दैट इज व्हाट द एक्यूरेसी दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा, आप लैंग्वेज पर कमांड नहीं रख सकते हो अनलेस यू हैव अ गुड वोकैबुलरी। तुम्हारे को रिच होना पड़ेगा, रिच इन सेंस ऑफ व्हाट, इन वोकैबुलरी। सी, इफ यू हैव एवर हर्ड एनी पोइट लाइक हमारा शैलेंद्र लोढ़ा को कभी सुना हो, या एक बहुत ही फेमस है कुमार विश्वास को सुना हो, चलो उनको छोड़ो, आशुतोष राणा को तुमने सुना हो, ये हिंदी की बात कर रहा हूँ। इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट कबीर बेदी, उसका कभी इंग्लिश सुना हो तुम लोगों ने? व्हाट दे आर यूजिंग द सेम ग्रामर व्हाट वी आर यूजिंग, बट वो क्या चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं उसके अंदर वोकैबुलरी। एक सिंपल सा वर्ड है, तुम जब दुविधा में होते हो तुम उस जगह पर इस्तेमाल कर लेते हो शब्द कंफ्यूज को, लेकिन यहीं पर अगर किसी व्यक्ति ने उसकी जगह इस्तेमाल कर दिया इन फिक्स को, तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान किधर जाएगा, इन फिक्स पर ही जाएगा। अब देखो, कंफ्यूज एक वर्ड है जो हमने स्कूल में सीख लिया, लेकिन कंफ्यूज के अलावा जब न्यू जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं क्या क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी इन फिक्स, डिलेमा, परप्लेक्स, एस्टाउंड, डम्फाउंड, कन्फाउंड, नो, बैफल, एडल, मडल, दीज ऑल वर्ड्स कैन बी यूज फॉर व्हाट, फॉर कंफ्यूज। तुम इसमें से कितना यूज कर रहे हो? कुछ भी नहीं। हम अभी तक टिके पड़े हैं कहाँ पर, कन्फ्यूजन पर ही टिके पड़े। और यही रीजन है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते या इंग्लिश वहाँ नहीं सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। You getting my point? See, now the question arises, भाई आपने कह दिया सर वोकैबुलरी को याद करो, वोकैबुलरी पढ़ना चाहिए, बट हाउ मेनी वर्ड्स एंड हाउ टू लर्न? यू नो गाइज, आप लोग जब 10वीं कक्षा तक निकलते हैं ना, क्लास 10th तक, हमारा सिलेबस हमें लगभग 3000 वर्ड सिखा चुका होता है, बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द राइटर्स ऑफ बुक्स और द लिंग्विस्ट, कि आप जो स्टूडेंट जो है, जो भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहा है, अगर फ्रॉम क्लास 1 to 10 ही इज स्टडिंग दैट लैंग्वेज, तो उसको अराउंड 3000 वर्ड्स वहाँ पर सिखाने चाहिए, जिसमें से 2500 वर्ड्स एक्टिव वोकैबुलरी का होता है एंड 500 वर्ड्स जो है वो पैसिव वोकैबुलरी का होता है। What is active and passive vocabulary? Passive, it's what you heard, you can understand but you don't use. And active is what you are using, that is active. So see, they are teaching us, but the thing is what, हम concentrated नहीं है वो words को लेकर के। हमारा उद्देश्य एक ही है हर जगह पर, ग्रामर। और ग्रामर में भी we focus only one thing, that is what our favorite tense, that has always given us attention. Now let's discuss कि how to learn words, कैसे शब्दों को याद किया जाए। आप लोगों के लिए लगभग 3-3.5 शब्द जो हैं वो पर्याप्त होते हैं। एंटायरली इंग्लिश की बात करेंगे आप दोस्तों, तो देर आर अराउंड 20 लाख वर्ड्स। द बिगेस्ट
डिक्शनरी इन द वर्ल्ड इज OLD1, ठीक है, और उसके अंदर आपको 20 लाख वर्ड्स अराउंड मिलता है। अच्छा, इंग्लिश एक डायनेमिक लैंग्वेज है जिसने अपने आप को स्टॉप नहीं किया है। एवरी ईयर दे आर इंक्लूडिंग वर्ड्स इन दैट। हो सकता है आपको कल अगले साल जो है पबजी शब्द भी डिक्शनरी में मिल जाएगा, बिकॉज वट एवर द वर्ड इज गोइंग टू बी पॉपुलर, वो वर्ड इंग्लिश अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। आपको याद होगा देयर वाज अ मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर, इन दैट अ वर्ड वाज देयर जय हो, एंड दैट वाज इंक्लूडेड टू द डिक्शनरी। चलिए बात करते हैं हम कैसे हमें शब्दों को याद करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वे। देयर इज अ वे। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मग अप द वर्ड, you can cram the word, the easiest way ever we have find out। लेकिन इन दोनों में इशू क्या रहता है हम लोगों को? इन दोनों में इशू रहता है रिकॉलिंग का, कि हमारा रिकॉलिंग पुअर हो जाता है। और एग्जाम के अंदर आप कितना स्टडी कर रहे हो, आप 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 18 आवर्स पढ़ लो, 24 आवर्स पढ़ लो, नेवर मेक एनी सेंस इफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन नॉट रिकॉल इट। कोई इशू नहीं है भाई, तुमने कितना ही पढ़ा है, तुम 18 घंटे पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में जब तुम पेपर को सॉल्व कर रहे हो, अगर उस समय रिकॉलिंग नहीं हो पा रहा है तो आपकी पढ़ाई का कोई इशू नहीं रहेगा। द सेम थिंग, मगिंग अप और क्रैमिंग क्या करती है, हमें रेजिस्ट कर देती है, किससे? रिकॉलिंग से रोक देती है। तो दैट्स व्हाट, टेक अनदर वे। व्हाट इज दिस? इट इज यू, ए एंड आर। Obviously, U is standing for what? Understand. A is standing for associate, and R is standing for recall. Right? Let's understand one by one these all words. First of all, what we need to do is we need to understand the words. आपको सबसे पहले जो भी आपको वर्ड याद करना है दोस्तों, उसे क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एनी वर्ड अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज आएगा उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेलिंग ऑफ वर्ड। व्हाई सो? बिकॉज इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग ही सब कुछ है। जैसे हिंदी में आपका मात्रा का ज्ञान परम आवश्यक है, इन द सेम वे इंग्लिश में स्पेलिंग इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। क्योंकि आप एक लेटर को इधर से उधर कर दो, सिंगल लेटर, इफ यू आर चेंजिंग, रिप्लेसिंग ई विद ए और ए विद ई और टी विद डी, यू मे फाइंड अ डिफरेंट वर्ड दैट मे गिव अस अ डिफरेंट मीनिंग। और हो सकता है तुम जो कहना चाह रहे हो वो नहीं कह पा रहे हो, बिकॉज तुमने वहां पर क्या कर दिया? स्पेलिंग का एरर कर दिया। एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्स दे आस्क यू अबाउट द करेक्ट स्पेलिंग्स, जो करेक्ट स्पेलिंग के बारे में या इनकरेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। दे मे गिव यू कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो व्हाट इज कंफ्यूजिंग वर्ड? कंफ्यूजन कहाँ होगा? वहीं तो होगा जहां पर एक या दो अक्षर का ही हमारे को डिफरेंसेस मिल रहा है, राइट? तो स्पेलिंग सबसे ज्यादा हमें याद करना चाहिए, सबसे पहले हमें याद करना चाहिए। और आई मस्ट से द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश आर क्रेजी गाइस, दे आर सिंपली क्रेजी, बिकॉज वो जो बोलती है वो लिखती नहीं है, और लिखती है ना वो तो कभी बोलती ही नहीं है। और इसीलिए स्पेलिंग का एक ही तरीका है, दैट इज मगिंग अप। I won't give you any other way to learn spelling except this word mug up। और मग अप करने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम या तो बार बार उस स्पेलिंग को बोलो जैसा हम बचपन में किया करते थे। यू मस्ट नो दैट ए बी एस एच, ए बी एस एच, ए बी एस एच, वी आर अगेन एंड अगेन स्पीकिंग दैट, एंड वी फेल्ट दैट या आई हैव लर्न दैट स्पेलिंग। Or either you start writing that 5 times, 10 times, 20 times, whatever you feel like. If any no spelling is difficult you find, then you can write it down। बट देर इज ओनली वन वे, इट्स वॉट मगिंग अप। स्पेलिंग को याद करना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी में थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाते हो ना, तो स्पेलिंग को देखते ही तुम्हें अंदाजा लगने लगेगा दैट्स रॉन्ग स्पेलिंग, नॉट बी राइट, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कब होगा? जब थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आएगा, आप इंग्लिश के टच में बने रहेंगे। सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड टू पॉन्डर अबाउट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स गाइस। ठीक है, आप लोगों को मैक्सिमम एग्जाम्स जो है प्रोनाउंसिएशन को लेकर के क्वेश्चन राइज नहीं करते हैं, बट स्टिल I would emphasize on learning correct pronunciation of words। Why? Because क्यों pronunciation पर फोकस करना है दोस्तों? pronunciation अच्छा होने से हमारा इंग्लिश का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मीनिंग, बिकॉज सब कुछ इसी पर तो डिपेंड करेगा। आप लोगों को अगर एग्जाम पूछ रहा है किसके बारे में? सिनोनिम के बारे में। इफ द एग्जाम इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द एंटोनिम, लेकिन आप ये दोनों दे सकते हैं कब? व्हेन यू नो द मीनिंग, जब आप मीनिंग जानते हो। तो मीनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न, ठीक है। चलो अब इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। स्पेलिंग में क्या हो सकता है या किस तरह से हमें कंफ्यूजन देती हैं स्पेलिंग्स। लेट्स सी, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। स्पेलिंग में बात करें, जैसे देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑल्टर। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज ऑल्टर, ALTER। द स्पेलिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग?
नो ऑल्टर मीन्स टू चेंज और टू मॉडिफाई। ऑल्टर का मीनिंग जो है वो क्या हो गया, या तो चेंज करना या मॉडिफिकेशंस करना, बदलाव करना। अ कॉमन वर्ड जो आप सभी लोग यूज करते हो, है ना, इसी से आप लोग वर्ड बनाते हैं, ऑल्टरेशन से बनाते हैं हम हमारा ड्रेसेस जो भी बाय करते हैं, इफ़ देर इज़ समथिंग इन दैट ड्रेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है या हमारा बॉडी को फिट नहीं हो रहा है, उसको हमारा साइज़ का लाना है, तो हम उसको क्या करवाते हैं, ऑल्टर करवाते हैं। उसमें हम क्या करवाते हैं, ऑल्टरेशन करवाते हैं। Alter actually can be used as a verb also, and it is the root word for alteration. Alteration is a word that is a noun because it no you know there is suffix tion, and suffix tion is what, a noun suffix. See, whenever you are learning spelling, if there is any prefix and suffix, you must mind that, usko focus karo, because prefix or suffix may help you to understand English better. Always remember that. अच्छा, अगर मैं इस ई में ई की जगह क्या लिख दूं, ए लिख दूं, कैसे, altar, the word is altar, altar is there. Now what is the meaning of that word? Any guess? Yeah, you may. That is God's table where we put our rings. आपने देखा होगा, हम बहुत सारी जगह मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमको एक जगह मिलता है, एक पटिया स्टैंड ऐसा कुछ, जहाँ पर हमको प्रसाद चढ़ाना है या फूल माला रखनी है, वी कीप दैट देयर। फिर आप अंदर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के सामने भी एक पर्टिकुलर आपको एक प्लेस मिलेगा, पंडित जाकर के उधर चीज़ों को रख देता है, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड व्हाट, ऑल्टर। ठीक है, चर्च में जाएंगे तो भी मिलेगा, मास्क में जाएंगे तो भी मिलेगा, टेम्पल में जाएंगे तो भी मिलेगा, गुरुद्वारा में भी देयर इज ऑल्टर, एवरीवेयर वी कैन फाइंड ऑल्टर। एंड इवन हम जो हवन करते हैं दोस्तों, हवन कुंड जो होता है उसको भी हम ऑल्टार कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ऑल्टार हवन कुंड के माध्यम से व्हाटएवर यू आर नो पुटिंग इन दैट फायर, वो आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो टू द गॉड। वो आपका ये मानना है कि वो सीधा किसको मिल रहा है, गॉड को मिल रहा है। तो दैट ऑल्टार इज नोन एज हवन कुंड ऑल्सो, और गॉड्स टेबल। अच्छा, हवन कुंड मैंने कह दिया बिकॉज इन इंडियन, हम बात करें हिंदुइज्म का, तो वहाँ हवन कुंड जो है, हवन जो है, दैट इज द मोस्ट पायस थिंग। और हम बात करें दूसरा कल्चर का, तो वहां पर हवन कुंड होता ही नहीं है, हवन होता ही नहीं है, दैट्स व्हाट दे हैव टेबल देयर। ठीक है, बट फोकस ऑन व्हाट, ई एंड ए। आपने जरा सा एक लेटर को चेंज किया और नया शब्द पैदा हो गया। दैट्स व्हाट यू मस्ट माइंड स्पेलिंग व्हाइल लर्निंग लैंग्वेज। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंट। ओह, बड़ा इजी वर्ड, एवरीबॉडी नोज दैट। और आजकल तो आपका सुबह शाम दिन रात ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या है, कमेंट है। That simply means what, remark. Remarks that never means bad. Remark that can be good and that can be bad. Remark जो है फ्रेंड्स, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। कमेंट को कभी भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कि कमेंट एक निगेटिव वर्ड है, नो, कमेंट इज नेवर ए निगेटिव वर्ड, कमेंट कैन बी गुड और बैड। ठीक है, अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें या ऐसे मिलते जुलता एक वर्ड बात करते हैं, तो देखो कमांड, दिख रहा है आपको, COMMAND। यहाँ पर आप देखेंगे तो ET, दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया A और D से। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट ऑर्डर, कमांड इट्स व्हाट, टू ऑर्डर। एंड इफ आई विल रिप्लेस दिस A with E, see, I got a new word, that is command. What the word is? Command. What is the meaning of the word command? Yeah, yes, to praise, to express approval. कमांड, किसी की तारीफ करने के लिए आप प्रयोग में ले सकते हैं, अप्रिशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कुडोज एनीबॉडी, यू वांट टू से यूलॉजी अबाउट समबॉडी, बट यू कैन यूज प्रेज, आप प्रेज वर्ड को इस्तेमाल करिए, तारीफ को इस्तेमाल करिए, और उसी के लिए कमांडिंग, कमांड बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। अगर तुम लोग रियलिटी शोज देखते हो, एंड इफ यू डू नॉट फोकस ऑन द पार्टिसिपेंट्स एंड द जजेस, यू फोकस ऑन देयर वर्डिंग्स, तो ऑब्वियसली आप एक कमेंट शब्द वहां जरूर सुनोगे। whenever they are giving any performance and the judges liked, the Daniel people like that, तो आपका वहाँ कमेंट निकलता है, उन लोगों का कमेंट निकलता है, योर परफॉर्मेंस इज कमांडिंग, कमांडिंग, कमांड, तारीफ के लायक, कमेंडेबल, एबल लगा के एडजेक्टिव कर दिया आपने। सो कमेंट, कमांड, कमेंट, डिफरेंस दिख रहा है आपको स्पेलिंग का, और आप इजीली देख सकते हो इन तीनों का मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट। टेक अनदर एग्जांपल, वॉक, वॉक वेरी कॉमन वर्ड, एक पॉपुलर मैगजीन भी आता है वॉग से। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मैगजीन्स पढ़ने में फ्रेंड्स, एंड यू मे हैव हर्ड अबाउट मैगजीन वॉग। वॉग किसका मैगजीन है, फैशन रिलेटेड, बिकॉज इसका मीनिंग जो है वो क्या है, फैशन, ट्रेंड, दैट इज वॉग।
रिप्लेस कर दीजिए इस ओ को किससे, ए से, ये ए, वेक। ये देखो, whatever is indistinct or unclear we can say vague। अगर आपका स्पेलिंग जो है वो लर्न नहीं होगा तो वो स्पेलिंग आपको मीनिंग क्या कर देगा, वेग कर देगा, मतलब इनडिस्टिंक्ट कर देगा, अनक्लियर मीनिंग आपके सामने प्रेजेंट करेगा, बिकॉज यू डू नॉट नो राइट स्पेलिंग। Okay, so what my concern is, whenever you are going to learn a word, first of all you must focus on the spelling of the word, कि इसका सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ठीक है, let's talk about the second thing, this is pronunciation। सी गाइस, प्रोनाउंसिएशन, बहुत से लोग इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब देखो स्पेलिंग भी बदलता है दोस्तों, ये वर्ड बन रहा है किससे, प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस इज अ वर्ब, इसमें स्पेलिंग देखोगे तो NOUN मिलेगा तुम्हें, बट व्हेन यू आर चेंजिंग दिस इनटू अ नाउन तो आप यहाँ पर स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ओ को गायब कर दिया गया है, तो इट इज प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर होगे तो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस, मगर ये वर्ड क्या आपको प्रोनाउंसिएशन देगा, प्रोनाउंसिएशन। अब देखो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम डेली रूटीन में रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। कैसे, गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल, व्हाट इज द वर्ड PRIVATE। ऑब्वियसली अगर मैं इसको लिखता हूं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, प्राइवेट, बट आई एम सॉरी गाइज, इफ यू स्पीक इट लाइक दिस देन इट इज रॉन्ग, दिस वर्ड मस्ट बी प्राइवेट। ये जो आप देख रहे हो ना लेटर ए, ये लेटर ए यहाँ पर आपको साउंड देगा किसका, ई का। फोनेटिक्स इफ यू डू नॉट नो, डो नॉट बदर अबाउट दिस। फोनेटिक्स में जब हम ई का बात करते हैं तो ये ई सिंबल जो है वो यहाँ से आता है, राइट, तो इट इज प्राइवेट, ना कि प्राइवेट। ऐसा ही अगेन हम इसे जनरली जो प्रोनाउंस करते हैं वो क्या करते हैं, विलेज, but I'm sorry friends, this word is not village, it is village। Again this A is giving you sound of E। Okay, manage, but I'm sorry, this is the word is, the pronunciation of the word is manage। Again A is giving you sound of E। O, off, right, but wrong, the sound of this word is word wa। ये देखो, ये जो F है ये साउंड देता है व का, अगर आप इसे लिखते हैं ये जो है ये क्या आएगा, ऑफ, दैट इज फ, दैट इज द साउंड ऑफ फ, बट सिंगल एफ इज द साउंड ऑफ व। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो देयर आर सम एग्जाम्स जो पूछते हैं, every exam do not ask about the pronunciation, but if you are speaking English then truly you must be good at pronunciations, that gives you confidence, वो आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस देता है जो you may feel if you are having right pronunciation। सेम थिंग पैलेस, अगर मैं इसे बोलता हूँ या लिखता हूँ तो हम क्या करते हैं, पैलेस करते हैं, बट एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, पैलेस। अगेन ए इज गिविंग यू साउंड ऑफ ई, पैलेस, नॉट पैलेस। Yeah, there are so many students they ask me about this word कि सर इसका right pronunciation क्या है, because some may speak it schedule and some may speak it schedule, so which one is correct? See guys, both are correct, there is nothing, there is no problem in the both pronunciation। See, schedule is a British pronunciation and a schedule is an American pronunciation। See, British English ही दुनिया में सबसे ज़्यादा रूल करी है, लेकिन अमेरिकन लोगों ने इंग्लिश जब सीखा ना तो उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग अंदाज बनाया अंग्रेजी में कि दुनिया में अमेरिकन इंग्लिश जानी जाए। आई एक्चुअली आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर, ही रोट अ बुक अबाउट अमेरिकन इंग्लिश, और उसने उसमें ये बताया कि कैसे अमेरिकन लोगों ने इंग्लिश में चेंजेस किए। ब्रिटिश तो इंग्लिश स्प्रेड हुआ ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटिश रूल ओवर द वर्ल्ड, और इसलिए पूरा दुनिया के अंदर हमको क्या मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, बट स्टिल अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट कैसे हो गया, बिकॉज दे चेंज्ड सर्टेन थिंग्स इन दैट। उन्होंने क्या किया, आप जो स्पेलिंग बोल रहे हो ना उसको ऐसा कैसा बोलो, अब इन्होंने इसमें कहा भाई आप बोल रहे हो सी एच साउंड करता है किसका, क का, देन साउंड इट इज कैडियो, स्पेलिंग याद रखना इजी हो जाएगा। इंग्लिश ब्रिटिश में चलेंगे तो पूरा तीनों लेटर मिलके आपको किसका साउंड देते हैं, श का, राइट, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हम इसका स्पेलिंग याद कैसे करें, श, या तो हमको क्या मिलता है, सच मिलता है, दैट इज श।
Right, one day one of my student was writing a spelling of neighbor, and this was the spelling what he wrote. अगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बात करूं तो क्या उसने गलत लिखा है? नेबर, मुझे तो कोई गलत नहीं लग रहा, बट यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नेबर। तो उसमें क्या था, अननेसेसरी लेटर्स बहुत आ रहे हैं जिनका साउंड नहीं आ रहा है नेबर में। तो अमेरिकन इंग्लिश ने क्या किया, अननेसेसरी लेटर्स जिनका साउंड नहीं उनको साइलेंट कर दिया उन्होंने। कैसे कर दिया? जैसे गिविंग वन एग्जाम्पल, वाइल दे स्पीक ना, इंग्लिश लिखने में अलग नहीं होगा, बोलने में अलग होगा उनका। वाइल दे स्पीकिंग दिस, उनको देर लग रहा है घ बोलने में, कमिंग, तो प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड मे टेक टाइम, तो उन्होंने एन पर खत्म कर दिया। कम इन विद मी, कम इन, दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग ग विद दैट, राइट। दे हैव कम विद सर्टन एब्रीविएशंस ऑफ ग्रामर, वो ग्रामर के अंदर एब्रीविएशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश पीपल वर नॉट यूजिंग एब्रीविएशंस, आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये शब्द, दैट इज वर्ड आइल, आइल, हिल, देल, युल, बट ब्रिटिश पीपल डू नॉट यूज इट। ब्रिटिश पीपल यूज नहीं करते, उनका ग्रामर अलाउ नहीं करता है उनको। तो अमेरिकन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है। आज आप जैसे स्केड्यूल वर्ड की बात कर रहे हो, तो स्केड्यूल वर्ड जो है वो क्या है आपका, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। वैसे ही इंडिविजुअल, ब्रिटिश में होगा तो इंडिविजुअल, इज द डिफरेंस, इंडिविजुअल, क्योंकि डी आ रहा है, जे नहीं आ रहा है, तो दे क्यों जे बोले हम यार बीच में, डी बोलेंगे हम, तो इंडिविजुअल दे मेड इट, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, आप इन जो है डिलेमा में मत रहिए कभी भी लेकर के किन चीज़ों को की प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। देखो अब तो तुम्हारे पास इतने सारे टूल्स हैं जिनसे तुम इजीली पता कर लेते हो कि क्या राइट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ओके, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मीनिंग। मीनिंग की बात करो, देखो किसी भी वर्ड के तीन तरह के मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड का एक ही तरह का मीनिंग नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखना। एक वर्ड जो होता है उसका एक ही तरह का मीनिंग नहीं होता है। कैसे तीन में मीनिंग हो सकते हैं? देखो, पहला होता है लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग क्या होता है? देखो, दैट मीनिंग विच इज गिवन इन द डिक्शनरी, वो मीनिंग जो आपको कहाँ दिया गया है? डिक्शनरी में दिया हुआ है। डिक्शनरी में जो दिया हुआ है वो मीनिंग क्या कहलाता है? लेक्सिकल मीनिंग उसे आप कहोगे, व्हाटएवर द मीनिंग इज गिवन इन द डिक्शनरी, फाइन। फिर कैसा कैसा होता है आपका सिंटैक्टिकल मीनिंग। सिंटैक्टिकल, जो कि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बनता है। सिंटैक्स मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस में बदल दो, आपने कोई सेंटेंस लिखा है उसमें तीन चार शब्द हैं, आपने इनका जो पोजीशंस है वो बदल दिया, तो यू मे फाइंड अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। आपको पता है अंग्रेजी में अराउंड 600 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, देयर आर 600 स्ट्रक्चर, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? वर्ड तो वही रहेगा, वर्ड थोड़ी चेंज हो रहा है, बस आपने उसका प्लेसिंग चेंज किया और आपका मीनिंग बदल जाएगा। कैसे? विल डेफिनेटली कम विद अ एग्जांपल। देखो, सिंटैक्टिकल मीनिंग, दैट मीन्स विच इज कन्वेड बाय द वर्ड ऑर्डर, जो शब्द के क्रम की वजह से कन्वे हो रहा है, और इन व्हाट सेंस द वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग इज वर्ड, आप कैसे प्रोनाउंस करते हो उस वर्ड को, उसकी वजह से भी उसका मीनिंग बदल जाता है। दैट मीनिंग विच इज कन्वेड बाय द वे द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ मॉर्फोलॉजिकल का। इफ़ यू हैव वॉच्ड मूवी कॉल पीके, पीके में आमिर खान टोल्ड अस अच्छा के कितने सारे इसने अलग अलग मीनिंग बताए थे। शब्द अच्छा है, उसका लेक्सिकल मीनिंग बात करोगे तो दैट इज फॉर गुड, राइट। लेकिन उसको प्रोनाउंस करने के तो अच्छा, अच्छा प्रोनाउंस करने के तरीके से आपका मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल। ओके, समझते हैं एग्जाम्पल्स। देखो, इफ आई टॉक अबाउट लेक्सिकल, लेक्सिकल की बात करें, जैसे मैंने सेंटेंस लिया, वी सी विद आवर आईज और आर यू सीइंग हिम। सी, सी इज यूज्ड फॉर देखना, और सी को हम मीटिंग के सेंस में भी यूज करते हैं, मिलने के सेंस में भी करते हैं, और सी को हम अंडरस्टैंड के सेंस में भी यूज करते हैं। इसके लेक्सिकल मीनिंग आप डिक्शनरी में देखोगे, सी के आपको 21 तरह के सिनोनिम मिलेंगे, 21 डिफरेंट प्लेसेस पर आप सी को यूज कर सकते हो गाइस। देखना, मीट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये इसका लेक्सिकल मीनिंग है, हम हमारी आंखों से देखते हैं, क्या तुम उससे आज मिल रहे हो, राइट। लेक्सिकल जो डिक्शनरी में दिया हुआ है आपने उसको सेंटेंस में यूज कर लिया।
सिंटैक्टिकल देखो, सिंटैक्टिकल में देखें हम लोग, मोहन इज देयर, देयर आर 3 वर्ड्स, मोहन इज एंड देयर। मैं क्या कर रहा हूँ, इनका प्लेसिंग्स चेंज कर रहा हूँ। मैंने कर दिया देयर मोहन इज। नाउ यू कैन इजीली सी ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मोहन वहां है, देयर मोहन इज, लो मोहन तो वहां है, एक्सक्लेमेशन आ गया आपका, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इज मोहन देयर, क्या मोहन वहां है, हो गया मीनिंग। सिंटैक्टिकल वर्ड ऑर्डर अगर आप बदल देते हैं, वर्ड ऑर्डर बदलने की वजह से भी कई बार मीनिंग चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्टिकल। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज अ गुड कुक, जैसे हमने क्या लिया, ही इज अ गुड कुक, ये आपको यहाँ पर वर्ड मिल रहा है कुक, विच इज यूज्ड एज अ नाउन। मैंने इसका वर्ड ऑर्डर चेंज करा, आई कुक डिलीशियस फूड, यहाँ ये पर क्या हो गया, वर्ब। यहाँ ये हो रहा है वन कुक्स फूड, यहाँ पर हो रहा है कुकिंग फूड, वर्ब बन गया। तो वर्ड ऑर्डर आप चेंज कर रहे हो, मीनिंग चेंज हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच भी उसका चेंज हो जाता है, और पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होने की वजह से ही सिंटैक्टिकल्स मीनिंग चेंज होते हैं, और इसीलिए सिंटैक्टिकल एरर्स भी आती है। जैसे एक और एग्जांपल लो, ही हैज अ ब्रोकन, ठीक है ना, ही हैज अ ब्रोकन अ चेयर, ब्रोकन यहाँ पर यूज हो रहा है किसकी तरह, वर्ब की तरह। मैंने सिंटेक्स में इसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया, ही हैज ब्रोकन, ही बॉट अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन इज हियर एडजेक्टिव, टूटी हुई कुर्सी, ठीक है। He has broken a chair and he bought a broken chair. What's the difference? Broken is verb and this broken is adjective. Fine. Talk about morphological meaning. जैसे कि आप प्रोनाउंस करते हो, देखो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, अब तुम सिंपली इसको किसी को बोलते हो, ओके आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, लेकिन एक नया आपने इसको बोले आई विल सी यू टुमारो, आपका प्रोनाउंसिएशन का तरीका बदल गया, यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन वर्ड सी, आप सी पर एम्फेसाइज कर रहे हो। यहाँ इसका मतलब आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, आप उसे थ्रेट दे रहे हैं, आप उसे डरा रहे हो, आप उसे धमकी दे रहे हो। तो ये प्रोनाउंसिएशन की वजह से सी का मीनिंग चेंज हो गया और वो क्या बन गया, थ्रेटनिंग। ओके, तो दीज आर 3 टाइप ऑफ मीनिंग्स, लेक्सिकल, सिंटैक्टिकल, मॉर्फोलॉजिकल। मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे को तीनों मर्द अर्थ समझ में आना चाहिए। तुम्हें एग्जाम जो होता है ना, जैसे सपोज तुम्हें कोई यही सेंटेंस दे दिया, आर यू सीइंग हिम टुडे, और अंडरलाइन कर दिया जाता है, भैया ये सी जो है इसका मीनिंग बताओ। यू मे फाइंड इन ऑप्शन सी के लिए देखना भी मिलेगा, मीट भी मिलेगा, अंडरस्टैंड भी मिलेगा, और एनी अदर यू मे फाइंड। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सी को देखेंगे, हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहता है ना, वो क्या अर्थ रहेगा हमारा, देखना। एंड विल डेफिनेटली गो फॉर ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए के अंदर वो हमेशा यही मीनिंग देगा जो देखने से रिलेट होगा। विल नॉट फोकस ऑन ऑप्शन बी, सी और एल्स। जबकि यहाँ पर ये सी जो है वो किसका सेंस दे रहा है आपको, मीट का सेंस दे रहा है। गेटिंग दिस? तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन क्या आता है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सो यू मस्ट गो इनटू दैट लाइन, स्कैन करो वो वर्ड कहाँ पर है, वहां जाकर के देखो उस वर्ड को कि वो क्या कह रहा है, और उस लाइन के अंदर उसका क्या मीनिंग आपको इन्फर हो रहा है, यही देखना रहेगा। वो लेक्सिकल, सिंटैक्टिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कोई कॉन्वर्सेशन दे दिया, पैराग्राफ जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो है साइंस का है, किसी का है, दे मे गिव यू अ कॉन्वर्सेशन, दे मे आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, राइट। सिंटैक्टिकल मीनिंग चेंज हो सकता है, लेक्सिकल चेंज हो सकता है, तो यू मस्ट फोकस अबाउट दीज ऑल 3 थिंग्स, कि कोई वर्ड कहीं यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो सकता है। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेप, दैट इज एसोसिएशन, कि कैसे शब्द को जोड़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? मीन्स टू रिलेट, रिलेट करना, मतलब कोई भी वर्ड याद कर रहा हूं, मैं किसी न किसी चीज से उसको कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा। इसका मोटो क्या है, इट कैन बी डन, कैसे हो सकता है, विद एनी पर्सन यू कैन एसोसिएट, प्लेस, थिंग, एनी वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज, कैसे भी एसोसिएट करो। अल्टीमेट गोल इज, word must not be learned in isolation, it must be learned with connection, क्योंकि हमारे दिमाग को आदत पड़ी हुई है शब्द को कनेक्ट करके याद करने की। फिर ले जा रहा हूं तुम्हें तुम्हारे बचपन में, जाओ, क्या किसी बच्चे को उसकी मम्मा कप दिखाती है कि बेटा ये जो है कप है, इसको देख ले और याद कर ले, ये देख कप, ये देख कप, ये देख कप, नो। फिर बच्चे को कैसे पता लगता है कि व्हाट इज कप एंड व्हाट इज ग्लास, कैसे पता लग रहा है उसको,
मम्मा बार बार जाके बोलती है बेटा दूध पिएगा, तो कैसे बच्चे को पता लग रहा है कि व्हाट इज दूध एंड व्हाट इज चाय। बार बार उसके सामने दूध पिएगा और दूध ला करके प्रेजेंट कर दिया जाता है ग्लास में या कप में, तो वो उसको कप और ग्लास समझने लगता है। दूध व्हाइट कलर का देख लेता है, चाहे व्हाइट नहीं है ये देख लेता है। अब उसके दिमाग ने क्या किया, जैसे आपने बोला दूध पिएगा, उसका दिमाग, कान जैसे ही दूध शब्द को दिमाग तक पहुंचा रहे, सारी पिक्चर्स जो थी वो होने लगती हैं सेलेक्ट, और दिमाग जो है वो सामने दे देता है उसको क्या चीज, कि भाई ये रहा तेरा पिक्चर दूध का। इसका मतलब उसने ये जो वर्ड था हमारा दूध, इसको एसोसिएट किया था एक पिक्चर के साथ, जो कि उसे दिमाग ने दिया। तो हमारी बचपन से आदत ही यही पड़ी हुई है कि हम चीज़ों को हमेशा कनेक्ट करके ही सीखे हैं। हमारी लैंग्वेज का जो एप्टीट्यूड है हमारा, वो क्या है, कनेक्शन का बना हुआ है। और वही लैंग्वेज एप्टीट्यूड को आपको यहाँ यूज़ करना है, लैंग्वेज इंग्लिश में यूज़ करना है, मतलब टू कनेक्ट, कनेक्ट करो किसी न किसी चीज़ से। ठीक है, हमारा मोटो जो है वो क्या है, मोटो इज़ नॉट टू क्रैम, रटना नहीं है, मगर हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। टू एमिलियोरेट रिकॉलिंग, एमिलियोरेट मतलब होता है इम्प्रूव, for the improvement of recalling we are associating, because the I must say, like, what is the impediment while writing any question paper, it's what a recalling जितना पुअर है एग्जाम पेपर उतना ही गंदा होने वाला है। कैसे एसोसिएट करते हैं, चलो गिव सम एग्जांपल्स। होती एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, है ना। एग्जांपल्स जो है वो क्या हो सकते हैं हमारे पास में, देखो फर्स्ट एग्जांपल हम कहेंगे अबैश। अबैश का मीनिंग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देयर आर थ्री मीनिंग्स वी कैन फाइंड आउट, इट्स एम्बरेस, इट्स कंफ्यूज्ड एंड इट्स बॉदर। एम्बरेस मैं आपको हिंदी बताता चलता हूँ, देयर में सम पीपल हु may find out problem regarding Hindi words, तो शर्मिंदा होना, confuse you know that very well, it is दुविधा में होना, and bother you know that is परेशान होना। ठीक है, इफ़ यू नो हिंदी वर्ड्स देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नो, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा हिंदी वर्ड यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोग को। एम्बरेस जो है वो शर्मिंदा होने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, मतलब किसी ने आपने कोई बहुत ही अच्छा काम किया, कोई आपकी बार बार तारीफ किया जा रहा है, कैसे, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा है, ये ऐसा है, इसने वो कर दिया वो कर दिया, और हमारे सामने करा, तो धीरे धीरे हम क्या होते हैं, हम थोड़े से अजीब सा फील करने लगते हैं, हम उसको कहते हैं भाई रुक जा यार, तब हमको क्या हो रहा है, वहाँ पर शर्मिंदगी होने लगती है, वी फील एम्बेरेस्ड। एम्बेरसमेंट में जब कोई काम करते हैं तो वो काम में हमको कंफ्यूजन हो जाता है, ये करें या ये करें, दैट इज कंफ्यूज ऑल्सो। और कंफ्यूजन में जब काम करोगे तो काम क्या होगा, गलत होगा, और हम क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अबैश का मीनिंग जो है, एम्बरेस भी लिया जाता है, कंफ्यूज भी लिया जाता है, बॉदर भी लिया जाता है। सेंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो कंफ्यूज और बॉदर आएगा, लेक्सिकल में चले जाएंगे तो एम्बरेस मिलता है। ठीक है, लर्न करना है सब, मगहप नहीं करना है। कैसे करा, स्प्लिट कर दिया दो भागों में, एब और ए एस एच। ठीक है, ए बी एंड ए एस एच। सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, ए एस एच की। ए एस एच, ए एस एच किसका नाम है, यस, ए एस एच जो है वो नाम है किसका, ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या रॉय जो हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लोग किस नाम से जानते हैं, ऐश के नाम से जानते हैं। और इधर बच गए महाशय अभिषेक बच्चन। ठीक है, ए इज फॉर अभिषेक, बी फॉर बच्चन। तो जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या रॉय ने शादी करी थी तो हम सब क्या हो गए थे फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो गए थे। सलमान खान क्या हो गया था, परेशान हो गया था, और विवेक ओबरॉय क्या हो गया था, एम्बरेस हो गया था, शर्मिंदा हो गया था। तो दिस इज अबैश। अब तुमको अबैश को रटने की जरूरत नहीं है, जब भी अबैश आएगा तुम्हें कौन दिखेगा, अभिषेक और ऐश्वर्या। अभिषेक ऐश्वर्या ने शादी करी, कंफ्यूज, बॉदर, एम्बरेस, लर्न हो गया वर्ड, उसका मीनिंग याद हो गया हमें। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज अबैशेस एवरीवन, ये मैंने वर्ब की तरह यूज कर लिया इसको, कि अत्यधिक, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो फिजूल खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड मैंने प्रेज के लिए कर दिया, मतलब तारीफ के लिए, एक्स्ट्रावेगेंट की अनावश्यक तारीफ, जितनी जरूरत नहीं है फिर भी किया जा रहा है, किया जा रहा है, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज हमको क्या कर देती है, अबैशेस कर देती है, मतलब कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, जैसे बॉदर, बॉदर को कैसे याद कर सकते हैं, तो बॉदर के लिए हमने क्या करा, द मीनिंग ऑफ वर्ड बॉदर इज अनॉय, इट्स इरिटेट, इट्स राइल, इट्स वैक्स। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है। बॉदर मीन्स परेशान करना, आप परेशान करेगा कोई आपको तो गुस्सा आएगा, इसलिए राइल शब्द। यू नो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड राउडी राठौड़, जिसके अंदर अक्षय कुमार कहता है डोंट एंग्री मी,
अब उसका करेक्ट इंग्लिश क्या होगा? डोंट एंग्री मी तो गलत है। वहां पर क्या होगा? आपको एंग्री की जगह क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? डोंट राइल मी, क्योंकि राइल मीन्स व्हाट? टू मेक एंग्री। किसी को गुस्सा दिलाने को हम क्या कहते हैं? राइल कहते हैं। राइल क्या होता है? टू मेक एंग्री। So don't rile me. That rile is a word which is correct for the reference. The reference. फिर वैक्स। वैक्स एक वैक्स आप वो भी जानते होंगे, वैक्स जो मोम है, जो हम वैक्स करते हैं, राइट? वो वैक्स जब वो आप वैक्स कराते हो, पहले तो केवल फीमेल्स का ही अधिकार था किस पर? वैक्सीन पर। वैक्सीन मतलब ये वैक्सीन का कह रहा हूँ मैं ना, वैक्सीन वो नहीं है इंजेक्शन, वैक्सीन पर फीमेल्स का ही आधिपत्य हुआ करता था। बट नाउ डेज बॉयज दे आर टेकिंग ओवर द वैक्सीन, वो भी वैक्सीन को टेक ओवर कर रहे हैं। तो जब आप वैक्स करवाते हो तो वैक्स कराते समय आपको इरिटेशन होता है, आप झुंझलाते हैं, परेशान होते हैं, तो आप वैक्स कराते समय आप क्या हो जाते हैं? वैक्स हो जाते हैं। एसोसिएट कर रहा हूँ वर्ड को, ठीक है? तो राउडी राठौड़ में डोंट एंग्री में गलत है, वहाँ राइल आएगा। यहाँ वैक्स कराएंगे तो VEX वैक्स हो जाएंगे। इरिटेट इज कॉमन वर्ड दैट यू नो, अनॉय यू नो, बॉदर यू नो। अब बॉदर को मैं रिलेट करना चाहता हूँ, चलो एक एग्जांपल देखें। जैसे मॉस्किटोज बजिंग इन माय ईयर रियली बॉदर्स मी। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्लीप, अ स्वीट स्लीप वी आर इन। साउंड स्लीप में आप हैं एंड यू आर ड्रीमिंग, या आई गॉट सिलेक्शन, आई एम राइटिंग एन एग्जाम, I have become an IAS officer, or I have become an SSC CGL officer, या मैंने बैंक। आप बहुत ही अच्छा सपना देख रहे हैं, अचानक से आपके कान के सामने कोई आके गाना गाता है, और वो कौन है? वो और कोई नहीं, एक छोटा सा मच्छर है, दैट स्टार्ट बजिंग इन योर ईयर, और वो आपको क्या कर देता है? बॉदर कर देता है, परेशान कर देता है। यूज एज अ वर्ब, ठीक है? बॉदर, बॉदर शब्द को मैं एसोसिएट कर रहा हूँ फ्रेंड्स किससे? बॉदर को मैंने एसोसिएट कर दिया, इसमें आर लगा दूं तो आई कैन गेट अ न्यू वर्ड कॉल्ड ब्रदर, राइट? ब्रदर। तो जितने भी ब्रदर हैं बेचारे क्या रहते हैं? बॉदर। तो ब्रदर्स आर बॉदर, भाई जो हैं परेशान रहते हैं। तो ब्रदर को जब भी देखेंगे बॉदर वर्ड याद आ जाना है। भाई परेशान क्यों रहता है? भाई, जितने भी भाई देख रहे हो इस वीडियो को, बताओ तुम परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि हम सबके जो है वो क्या होती है? सिस्टर, सिस्टर होती है। सिस्टर्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? सिस्टर्स आर सिनिस्टर, सिनिस्टर दैट ई का मतलब है यहाँ पर इंग्लिश। Sisters are sinister means dangerous. Dangerous, you know. हाँ, I know you know. That is खतरनाक। Sinister, sinister word जो है उसको हमने एसोसिएट कर दिया किससे? सिस्टर से, कि जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सारी क्या हैं? सिनिस्टर हैं। तो सिनिस्टर वर्ड डेंजरस के लिए इस्तेमाल हुआ। इंग्लिश में ये मीनिंग, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के मम्मी पापा कौन है? इंग्लिश के मम्मी पापा ग्रीक और लेटिन, ग्रीक और लेटिन। जैसे हिंदी की मम्मी संस्कृत, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स वो मूल लैंग्वेज नहीं है, इट्स नॉट नो ओरिजिनल लैंग्वेज। वो डिराइव किया गया कहाँ से? लेटिन और ग्रीक से। आज भी हमें बहुत सारे वर्ड ग्रीक और लेटिन में ही मिलता है। आप साइंस में जाइए, साइंस में इंग्लिश वर्ड का यूज ही नहीं होता है। दे ऑलवेज गिव अस लेटिन ग्रीक वर्ड्स, रूट्स का ही प्रयोग करते हैं वो लोग। तो ग्रीक और लेटिन वर्ड्स वहाँ यूज किए जाते हैं। तो सिनिस्टर एक्चुअली एक लेटिन लैंग्वेज वर्ड है, ठीक है? ये सिनिस्टर एक लेटिन लैंग्वेज वर्ड है, और सिनिस्टर का लेटिन लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसे लेके आते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? डेंजरस। जैसे मैंने इस्तेमाल किया, हिमांशु गिव्स अस अ सिनिस्टर स्माइल। सिनिस्टर स्माइल, एक खतरनाक मुस्कुराहट, मिस्टीरियस। इफ यू आर सेइंग समबडी समथिंग एंड इफ ही इज गिविंग स्माइल लाइक, तो आप क्या कहेंगे? बड़ी खतरनाक स्माइल आ रही है। तो दैट इज व्हाट अ सिनिस्टर स्माइल, दैट मे इनफैक्चुएट लॉट ऑफ पीपल। तो दैट इज सिनिस्टर, सिनिस्टर स्माइल। एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है? सिनिस्टर इज यूज्ड फॉर व्हाट? डेंजरस। सिनिस्टर का लेटिन लैंग्वेज की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो लेटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड। आप अगर उल्टे हाथ की बात कर रहे हो, उल्टे हाथ से लिखते हो, आप जो हैं वो क्या हैं? सिनिस्टर हैं, ठीक है? और इसी सिनिस्टर में हम बात करते हैं, यह आता है आपका वर्ड सिन। सिन दैट यू नो, एविल, पाप, बुराई, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड किसको? सिन को। तो वर्ड सिनिस्टर लेटिन लैंग्वेज में लेफ्ट हैंड, सिनिस्टर, डेंजरस बना कैसे? आप इंडियन कल्चर में चलें, यहाँ पर हमें किससे लिखना ज़्यादा सिखाया जाता है? राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से? ऑब्वियसली एवरी पेरेंट अपेरेंटली वांट्स टू यूज क्या? राइट हैंड टू देयर चाइल्ड। राइट हैंड में अगर बच्चा नहीं लिख रहा है, वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो उसके सीधे से लिख,
बार बार सीधे से सिखाएंगे, वो उल्टे सिखाएगा, सीधे सिखा, उसको बार बार राइट हैंड को यूज करना सिखाया जाएगा। वाई सो, ऐसा क्यों है? जल्दी बताइए कि ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है दोस्तों? जस्ट अ मोमेंट ना। ऐसा होने के पीछे कारण जो है फ्रेंड्स वो क्या है? हमारा हिंदुइज्म जो है वो ये कहता है कि राइट हैंड से लिखने वाले ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, या ये बहुत अच्छा हाथ है, भगवान का हाथ है, ये हाथ जो है राक्षस वाला है, बुरी प्रवृत्ति वाला है। एंड द सेम थिंग वी फेल्ट इन व्हाट, यूरोपियन कल्चर भी ऐसा ही सोचता था, और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, सिनिस्टर जो था उसको डेंजरस बना दिया। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा सिनिस्टर का? देखो, सिनिस्टर का ऑपोजिट बात करते हैं, एंटोनिम बात करते हैं, तो वर्ड मिलता है डेक्स्टर। Dexter in Latin language, if we talk about, it is right handed. If you're writing with right hand, I'm writing with right hand, तो मैं क्या हूँ? Dexter हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ आपको? OUS। OUS is an adjective suffix। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, यदि इंग्लिश पर अच्छा कमांड चाहिए तो सफिक्स और प्रीफिक्स जो होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्सेस जो होते हैं, इन दोनों पर आपको अच्छी कमांड रखनी होगी। यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर दैट। ठीक है, पकड़ होना चाहिए इन पर, देखते ही वर्ड में पता लगना चाहिए कौन सा सफिक्स है और वो सफिक्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बना के दे रहा है हमको। प्रीफिक्स सफिक्स दो तरह के हो सकते हैं। प्रीफिक्स जो सफिक्स हैं, एक तो वो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट हो सकता है, ठीक है, और एक कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐसे होते हैं जो वर्ड को ओरिजिन करने के अंदर या वर्ड को डेवलप करने में, टू कॉइन ए वर्ड विद इट में हेल्प अस। कैसे, वो भी अपन एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या है? OUS। OUS जो है फ्रेंड्स वो क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव सफिक्स। किसी भी वर्ड के एंडिंग में यदि तुम लोग को क्या मिल रहा है? OUS मिल रहा है, नो डाउट दैट इज नथिंग बट एडजेक्टिव, और कुछ नहीं है। क्या है वो? एडजेक्टिव है। ठीक है, याद रखना OUS। जैसे अभी लास्ट स्लाइड में तुमने देखा डेंजरस, क्या मिल रहा था आप लोगों को वहां पर? OUS। हैजार्डस, पंपस, कहीं पर भी जाओ OUS मिलेगा। OUS सिंपली मीन्स व्हाट? एडजेक्टिव। ठीक है, मैं डेक्स्टर और OUS को कनेक्ट कर दूं तो मुझे शब्द मिल जाता है क्या? डेक्स्ट्रस। क्या मिल जाएगा मुझे? डेक्स्ट्रस। द वर्ड डेक्स्ट्रस मीन्स व्हाट? स्किल्ड, एड्रॉइट, अडेप्ट। मतलब हो गया गुणी, द वन हु हैज क्वालिटी, वन हु हैज सम काइंड ऑफ स्किल्स, कुछ गुण है, कोई आर्ट है उसमें, वो स्किल्ड होगा, एड्रॉइट होगा, अडेप्ट होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अडेप्ट की बात कर रहे हैं, मैं अगर अडेप्ट में ए लगा देता हूँ तो मुझे एक नया वर्ड मिल गया, ADEPT है, और ये ADAPT। यू गेटिंग दिस? EPT एंड APT। जब ADAPT में चले जाते हैं तो अडेप्ट मीन्स व्हाट? टू एडजस्ट। इसका मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट करना हो जाएगा। अर्थ बदल गया आपका, मीनिंग चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस स्किल्ड और एड्रॉइट या अडेप्ट के लिए। डेक्स्ट्रस खास तौर से हम किन के लिए लेते हैं दोस्तों? जिनके हाथों में कोई कला है। देखो, स्किल्ड किसी में भी हो सकता है, ठीक है, स्किल्ड किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आर्ट मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ पर्सन। कोई स्कल्पचर बनाने में स्किल्ड है, कोई पेंटिंग में है, या हाथों की कोई कला में वो स्किल्ड है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रस कहलाता है। और यदि वो स्किल्ड है दूसरी चीज़ों में, हैंड आर्ट में नहीं है, तो आप उसको क्या कह देते हो? एड्रॉइट कह देते हो। जैसे एग्जाम्पल ये, एन एड्रॉइट नेगोशिएटर। अब निगोशिएशन इज अ स्किल। अब देखो सिनोनिम, एग्जाम कैसे कंफ्यूज करेगा आपको। आप लोगों को डेक्स्ट्रस वर्ड भी दिया जा सकता है और एड्रॉइट वर्ड भी आ सकता है ना, किसके लिए? और स्किल या पैराग्राफ में दिया जाए कुछ भी। अब डेक्स्ट्रस भी स्किल्ड है और एड्रॉइड भी स्किल्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेक्स्ट्रस तब यूज़ किया जाएगा जब वो हैंड से रिलेटेड कोई स्किल्स हमें दिखा रहा है, जैसे बैटिंग है, बॉलिंग है ना, हैंड से रिलेटेड। और दिमाग से रिलेटेड कोई स्किल होगा तो वो क्या हो जाएगा? एड्रॉइट में चला जाएगा। तो दे आर सिनोनिम बट कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। सिनोनिम है मगर एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, रिप्लेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोनों का सेंस जो है वो अलग अलग। सो एन एड्रॉइट नेगोशिएटर। ठीक है, जैसे बात करूं मैं यहाँ पर, फिर से आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ही इज डेक्स्ट्रस एट मेकिंग स्कल्पचर्स। अब देखो, मैंने डेक्स्ट्रस वर्ड को यूज़ किया है किसके साथ? स्कल्पचर्स के साथ में। एड्रॉइड को यूज़ किया है किसके साथ में? नेगोशिएटिंग के साथ में। आई होप यू गेटिंग द डिफरेंस कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस इज। ये आर्ट है रिलेटेड टू हैंड्स,
ये है स्मार्टनेस से रिलेटेड। अब एड्रॉइड वर्ड आया कहाँ से? एड्रॉइड मिलता है हमको ड्रॉइड से। ड्रॉइड इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका सिंपली मीनिंग है राइट हैंडेड। जैसे लेटिन लैंग्वेज के अंदर डेक्स्टर आपका मीनिंग था राइट हैंड के लिए, वैसे ही फ्रेंच में ड्रॉइड आपका मीनिंग है किसके लिए? राइट हैंड के लिए। और इसी का एंटोनिम चलते हैं तो गॉश। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज गॉश, इट इज नॉट गोचे, राइट? गॉश फ्रेंच लेफ्ट। अब जैसे मैंने कहा ना ड्रॉइड आर्ट से रिलेटेड नहीं है, हैंड्स की आर्ट से रिलेटेड नहीं है, स्किल आपका मैनर्स, सोशली आप कितने स्किल्ड है उससे रिलेटेड है। तो ऐसा ही गॉश जो है वो किससे रिलेट करेगा? देखो इंग्लिश में लेके जाएंगे तो ऑकवर्ड, इनेप्ट, ग्रेसलेस। अगर आप सोशली अपने आप को प्रेजेंट करने में स्किलफुल नहीं है तो आप क्या हो जाते हैं? आप इनेप्ट हो जाते हैं, ग्रेसलेस हो जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं। कैसे? टेक एन एग्जाम्पल। देयर एक्सीलेंट मैनर ऑलवेज मेड मी फील गॉश। मतलब उनका जो अद्भुत तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो मुझे कैसा महसूस करवाता है? ऑकवर्ड, कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो स्किलफुल हूँ ही नहीं, मैं ऑकवर्ड हूँ, मैं इनेप्ट हूँ, मैं ग्रेसलेस हूँ, आई कैन नॉट प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी प्रेस्टिजियसली और ग्रेसफुल, दैट इज ग्रेसलेस और गॉश कहेंगे। तो देखो सिनोनिम होना अलग बात है और एक दूसरे का रिप्लेसमेंट होना अलग बात है। सिनोनिम जो है वो मीनिंग पर नहीं सेंस पर काम करता है, और सेंटेंस के अंदर आपको जो वर्ड चूज करना है वो मीनिंग पर काम करता है, सेंस पर कम काम करता है। ठीक है? सो गॉश सोशली अगर हम बात करते हैं ग्रेसलेस होने का तो गॉश है, अनस्किल्ड भी कह सकते हो लेकिन सोशली। और आर्टलेस है, उसमें कोई आर्ट ही नहीं है, तो आप उसे डेक्स्ट्रस कैसे कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे, आप उसे गॉश कैटेगरी के अंदर रख देंगे। ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं एम बी। जैसा मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पर अभी की प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं। तो ये एक प्रीफिक्स है, ये आपको नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं फ्रेम करता है, ये आपको वर्ड को बनाने में हेल्प करेगा। ये एम बी जो प्रीफिक्स है दैट सिंपली मीन्स वर्ड बोथ। माइंड द प्रोनाउंसिएशन, इट इज नॉट अ बोथ, इट इज अ बोथ। बोथ। देखो हमने इसको ऐड कर दिया एम बी और डेक्स्ट्रस। जब हम बात करते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस का, एम्बी मीन्स क्या था? बोथ। डेक्स्ट्रस मीन्स क्या था? स्किल्ड। तो हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद द सेम स्किल? वो जो दोनों हाथों को सेम स्किल से यूज करता है। डेक्स्टर, डेक्स्टर वाज यूज्ड फॉर राइट हैंड। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को किस तरह से यूज करता है? राइट हैंड की तरह यूज करता है, दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह यूज करता है, वो क्या कहलाता है? एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाता है। If you can play with both hands, you are ambidextrous. You know, again going for a movie called Three Idiots. इसमें कौन थे हमारे? वायरस, जो क्या थे? ambidextrous. The living legend Mr. अमिताभ बच्चन, the inspiration of many people Mr. अब्दुल कलाम आजाद, वो क्या थे? ambidextrous. Okay? तो देखो अब अभिषेक ऐश्वर्या तुम्हें याद आ रहे हैं ना, तो अभिषेक ऐश्वर्या से तुम अभिषेक ऐश्वर्या से पढ़े, तुम बॉर्डर बॉर्डर पर चले गए, ब्रदर ब्रदर से सिस्टर सिस्टर सिनिस्टर, डेक्स्टर, गॉश, एड्रॉइड, एम्बीडेक्स्ट्रस, चेन बन गया तुम्हारे सामने। यही चेन फ्रेम करना आना चाहिए आप लोगों को। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे हमने देखा कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? फ्रैंक, सिंसियर, इंजीनियस। आप फ्रैंक मतलब आप यूं भी तो कह सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है, तभी तो आप फ्रैंक होंगे। इफ यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, कैन यू अज्यूम कि यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ? नो। ये देखो कैंडिड है ना, आई कैन डू इस, हु कैन डू एवरीथिंग इज वेरी कैंडिड। जो कुछ भी कर सकता है वही क्या कहलाता है? कैंडिड कहलाता है। तो अ कैंडिड बिहेवियर मीन्स अ फ्रैंक बिहेवियर, अ सिंसियर बिहेवियर, इंजीनियस बिहेवियर। Candid personality can be, if you are frank, you don't fear talking with anybody or anything, that means you are candid. A candid talk. And nowadays what is the most popular is candid photography. You know, आप देखिए फोटोग्राफर एक अलग से रखा जाता है शादियों में आपका कैंडिड फोटोग्राफ लेने के लिए। आप जब पोज बनाते हो तब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। ठीक है, आपको लगता है कि सही बना, नहीं बना, आंख ऊपर तो नहीं, नीचे तो नहीं, नीचे ये गर्दन ऊपर, ये नीचे। व्हेन यू आर मेकिंग पोज तब आप क्या कर रहे हो? कैंडिड नहीं हो। लेकिन वो कैंडिड फोटोग्राफी क्या है? आप दिल खोल के हंस रहे हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ हंस रहे हो, एंड ही क्लिक्ड, दैट इज योर कैंडिड फोटोग्राफ। कैंडिड इज फ्रैंक आइज। कैंडिड से यूज किया मैंने, कैंडिड से मैंने इसको एसोसिएट किया है। हु इज कैंडिड? कैन डू एनीथिंग। रिस्क,
ब्रिस्क इज लाइवली, वाइशियस और एक्टिव, एनर्जेटिक होता है, बहुत सारा एनर्जी उसके अंदर रहता है। जिसमें एनर्जी है वही तो रिस्क ले सकता है। तो रिस्क से एसोसिएट किया, कैसे एसोसिएट किया? ओनली ब्रिस्क हैज करेज टू टेक रिस्क। जो ब्रिस्की पीपल होते हैं, ठीक है, वाई कर दें, ओनली ब्रिस्की पीपल जो होते हैं, क्योंकि ब्रिस्क जो है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, जैसे नाउन बनाना है तो मैंने ब्रिस्की कर दिया। ओनली ब्रिस्की हैज करेज टू टेक रिस्क, मतलब जो एनर्जेटिक लोग हैं उन्हीं के अंदर क्या होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाइवा शीएस आ रहा है ना तुम्हारा यहाँ पर, ये वाइवा, वीवो, बीटा, ये सब एक ही अर्थ रखते हैं। ये लाइफ के लिए आते हैं, एनर्जी के लिए आते हैं। फर्दर आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस ऑल वर्ड्स, रूट वर्ड्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको व्यवशेष बना कैसे। तो वीवा, वीवा, वीवो, वीटा, ये सभी से बना, इनका मीनिंग क्या है, लाइफ और एनर्जी। ठीक है, तो ब्रिस्क को एसोसिएट कर दिया रिस्क से। गुड वर्ड, डिलीजेंट, यू मस्ट बी डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, पेंसटेकिंग, जो दर्द सहन कर सकता है, जो दुख झेल सकता है वही मेहनती हो सकता है। जैसे कि दिल्ली के जेंट्स, मैंने जोड़ा है इसको, दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन आवर कंट्री। कितना भीड़, कितना रश, मेट्रो की स्थिति देखो आप। तो दिल्ली के जो बेचारे जेंट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो क्या है, डिलीजेंट्स हैं, मतलब मेहनती होते हैं। Men are very diligent as they work from dawn to dusk, वो सुबह से शाम तक काम करते हैं। What is diligent? Emancipation, emancipation means what, a freedom or a liberation। ठीक है, emancipation को तुम कैसे एसोसिएट कर सकते हो, देखो इमेंसिपेशन को एसोसिएट किया एवरी मैन पार्टिसिपेशन, जहां हर एक किसी का पार्टिसिपेशन होता है वहीं पर हमें क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है, मुक्ति मिलती है, गुलामी से आज़ादी मिलती है। तो हमने इसको एसोसिएट किया किससे, एवरी मैन पार्टिसिपेशन। इंडिया गॉट इमेंसिपेशन बिकॉज ऑफ एवरी मैन्स पार्टिसिपेशन। भारत को आज़ादी मिली किस लिए, हर एक व्यक्ति के भाग से, पार्टिसिपेशन से। तो इमेंसिपेशन, it is nothing, every man participation and we get what, freedom। आप देखोगे ना यहाँ ध्यान से, तो फ्री और डम, डम कहाँ से आ रहा है, डोमिनेंस, मतलब कोई दबाता है आपको, डोमिनेट करता है, तो डोमिनेशन से हमको फ्री मिलता है, वो डोमिनेंट फ्रीडम कहलाता है। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लिबर्टी जो है वो क्या है, सिंपली यू कैन डू एनीथिंग, दैट इज आज़ादी, और किसी के आधिपत्य से आप फ्री हो रहे हैं, वो फ्रीडम है। तो हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, कभी लिबर्टी फाइटर क्यों नहीं कहते उनको, क्योंकि वो लोग हम लोगों को डोमिनेंस से आज़ादी दिलाए थे दोस्तों, है ना। तो फ्रीडम और लिबर्टी, अब देखो दोनों शब्द सिनोनिम है, लेकिन डिफरेंस है इन दोनों के यूजेस के अंदर। आई हैव लिबर्टी टू से समथिंग या टू से एनीथिंग, आई डू नॉट हैव फ्रीडम बिकॉज देयर वाज नोबडी हु इज डोमिनेटिंग मी टू से समथिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस लिबर्टी, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम, अब डोमिनेशन तो है ही नहीं, तो फ्रीडम कहाँ से आएगा। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों के अंदर डिफरेंस को समझना होगा, ठीक है। तो कैंडिड, इट इज कैंडिड, ब्रिस्क, जो रिस्क ले सकते हैं वो ब्रिस्की होते हैं, दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट होते हैं, एवरी मैन पार्टिसिपेट करता है, तो हमें इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम मिलता है। पेंसिव, पेंसिव, पेंसिव इज थॉटफुल। यूजुअली आप पेन को यहाँ रख के सोचते रहते हो, क्या करे, कौन सा वर्ड पढ़े, है ना। तो पेन से ही आप क्या करते हैं, थॉटफुल होते हैं, कंटेम्पलेटिव होते हैं, पॉन्डरिंग, सोचने वाले बनते हैं। तो पेन से कैसे जोड़ दिया, पेन से ही हम पेंसिव होते हैं। एवरीवन मस्ट बी पेंसिव फॉर हिज करियर, हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने करियर के लिए पेंसिव होना चाहिए। पेंसिव, थॉटफुल, यू मस्ट बी थॉटफुल, कंटेम्पलेटिव एंड पॉन्डर अबाउट योर करियर, so that is pensive। expensive, x is used for what, out। pensive का मतलब क्या था, thoughtful, विचार, सोच। जब भी कोई बहुत महंगी चीज देखते हो हमारे विचार से ही बाहर चली जाती है, अरे हमको लेना ही नहीं है। इफ आई कैन अफोर्ड Alto 800 then I cannot think about BMW, right? So what, that why, because that is out of my thought। BMW is out of my thought because that is expensive, because that is out of my thought। तो एक्सपेंसिव को मैंने एसोसिएट किया, एक्स बोले तो आउट और पेंसिव बोले तो थॉट, जो हमारे विचारों से ही बाहर है, क्यों है, बिकॉज दैट इज एक्सपेंसिव, आउट ऑफ आवर थॉट। मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव, वी नो दैट इज कॉस्टली और डियर,
इसको डियर भी बोलते हैं, डेयर भी बोलते हैं। जब डेयर बोलोगे तो महंगा हो जाएगा, डियर बोलोगे तो लविंग वन हो जाएंगे। ठीक है, प्रिकारियस, प्रिकारियस, डेंजरस, रिस्की, इनसिक्योर। मेरे पास कार नहीं है, बट आई हैव टू गो टू आउट ऑफ स्टेशन, व्हाट विल आई डू? आई टेक अ कार ऑफ माई फ्रेंड। मगर क्या वो कार मेरी होगी? नहीं, वो पराई होगी। मैं क्या करूँगा? पराई कार लेकर के जाऊँगा। मेरी गाड़ी में कोई भी खराबी होगी मुझे चल जाएगा, लेकिन पराई गाड़ी में खराबी हो जाती तो हमारे लिए क्या हो जाता है? खतरनाक साबित हो जाता है। आई मस्ट टेल यू, वन ऑफ माई फ्रेंड ही टुक मी विद हिम टू अ प्लेस। मुझे एक जगह लेकर के गया और आई वॉज ड्राइविंग हिज कार। ठीक है, कार मैं चला रहा था, सडनली ही हिज कार ब्रोक डाउन, उसकी कार खराब हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। अब मुझे ही उसका सारा पेमेंट करना पड़ा सही कराने के लिए, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग दैट कार, राइट। तो पराई कार जो है दोस्तों, पराई कार वो क्या होती है? प्रिकारियस होती है, मीन्स डेंजरस होती है, रिस्की होती है, इनसिक्योरिटी देती है। So driving another's car might be precarious sometimes, and I have already burned my fingers for that. Macabre. Macabre is what gruesome, grim, unpleasant. ये खास तौर से हॉरर को प्रेजेंट करता है दोस्तों। मैकेब्रे जो है ग्रिमनेस, ग्रिम किसको? हॉरर को प्रेजेंट करता है। इसको मैं एसोसिएट कर रहा हूँ किससे? मकबरा। रात में हम सभी डरते हैं शमशान में, ग्रेवयार्ड में, सेमेट्री में जाने से, क्योंकि जो मकबरा है वो हमको क्या फीलिंग देता है? मैकेब्रे फीलिंग देता है, ग्रिम कर देता है, अनप्लीजेंट फीलिंग देता है। वी फियर ऑफ, वी स्टार्ट व्हाट? फ्राइटनिंग। सो गोइंग टू एनी मकबरा इन नाइट इज मैकेब्रे। रात में किसी मकबरा पर जाना मैकेब्रे होता है, मतलब डरावना होता है। देखो, बहुत ही कॉमन वर्ड है सेलिब्रेट, टू एंजॉय। सेलिब्रेट का स्पेलिंग चेंज करेंगे ना, देखो यहाँ पर सेलिब्रेट आई सिंगल, अलोन और अलूफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर से स्पेलिंग चेंज करोगे तो आर लगा दिया यहाँ पर, सेलिब्रेट, इट्स थिंक, वंडर, पॉन्डर और पेंसाइल। सोचना कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? जो सेलिब्रेट है मीन्स जो सिंगल है, जिनका शादी नहीं हुआ है ना, दे आर रेडी टू मिंगल। तो दोज हु आर सिंगल दे सेलिब्रेट, वो सोचते हैं क्या होने की? दे वॉन्ट टू मिंगल विद समवन, किसी के साथ जुड़ने की, और उनके मिंगल होने को हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो जो सेलिब्रेट हैं वो सेलिब्रेट करते हैं क्या होने की? मिंगल होने की, और हम उसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो एक जैसा वर्ड हमने इनको आपस में एसोसिएट कर लिया। थिंक, वंडर, पॉन्डर, पेंसाइल, पेंसिल, इसको एसोसिएट कर दो किससे? पेंसिल। पेंसिल से हम क्या करते हैं? पेंसाइल करते हैं, सोच। ठीक है, तो दिस इज अ वे, एक तरीका है ये आप लोगों का शब्दों को जोड़ने का। अगली कक्षा में हम और बात करेंगे शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, व्हाट आर द अदर वेज टू एसोसिएट, और वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट अ बुक दैट नेम इज वर्ड पावर मेड easy, right? We'll start going to learn this book from the next class. Till then, bye bye, thank you so much, have a nice day everyone.